गुड मॉर्निंग क्लास 10th। मैं रोजी छाबड़ा, पीजीटी बायोलॉजी, जीजीएचएस हसनपुर, डिस्ट्रिक्ट नूह से। आज हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीव जनन प्रक्रम द्वारा नया जीव उत्पन्न करते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जनन प्रक्रम की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है डीएनए की प्रतिकृति का बनना। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका में केंद्रक उपस्थित होते हैं। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। केंद्रक में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। हर स्पीशीज में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। आज हम इस चैप्टर के अंदर विभिन्नताओं के महत्व, आनुवंशिकता, आनुवंशिकी के नियम, जीन का कार्य व मानव में लिंग निर्धारण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं विभिन्नताओं के महत्व के बारे में। विभिन्नता यह जनक और संतति के लक्षणों में असमानता को दर्शाती है। यह जीव को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया की कॉलोनी, एक जीवाणुओं की कॉलोनी जी है, एक पॉन्ड में रहती थी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस पॉन्ड का वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जीवाणु मर जाते हैं। पर कुछ जीवाणु उनमें से सरवाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की, सहने की क्षमता आ चुकी है। वो क्षमता कैसे आई? वो क्षमता आई विभिन्नता के कारण, क्योंकि उनमें अपनी बाकी की समिष्टि के मुकाबले कुछ परिवर्तन आ चुका था। इन्हीं परिवर्तनों को विभिन्नता कहते हैं। यह जीव को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में सहायता करती है। यह जैव विकास का भी आधार बनती है। जैव विकास का ही नतीजा है कि आज हमारी धरती के ऊपर जीवन इतने रूपों में पाया जाता है। ये विभिन्नताएं आती कैसे हैं? जनन प्रकार के दौरान विभिन्नताएं आती हैं। अलैंगिक जनन में क्योंकि एकल जनक होता है और उसमें डीएनए की प्रतिकृति बनकर वह दो कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीव बनाता है, तो विभिन्नता आने के लिए सिर्फ एक अवसर होता है और वो है डीएनए की प्रतिकृति का बनना। उस समय जो छोटी बहुत गलतियां हो जाती हैं, उनसे धीरे धीरे जीव के अंदर विभिन्नता आती है। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, माता और पिता। जो संतति बनती है उसे 50% डीएनए माता से मिलता है और 50% डीएनए पिता से मिलता है। इस वजह से वो एक नया कॉम्बिनेशन होता है डीएनए का। इसीलिए लैंगिक जनन में जो है विभिन्नताएं अधिक उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में विभिन्नता अधिक उत्पन्न होती है। डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये आनुवंशिक पदार्थ है। पर अब क्वेश्चन ये है कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कि एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए में एक जीव की संरचना का नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट जैसे आप समझते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो हमें घर बनाने के लिए सबसे पहले उसका एक नक्शा चाहिए होता है। उसी तरीके से एक जीव के बनने से पहले हमें डीएनए की आवश्यकता है, क्योंकि डीएनए के अंदर उस जीव की संरचना के सारे जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब डीएनए के अंदर उपस्थित है। हेरिडिटरी मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जनक से संतति में लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। व्हाट इज आनुवंशिकता? क्या है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। The process by which physical or mental qualities pass from parent to child is called hereditary. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों व आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले
कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो जैसे हमने हेरिडिटरी तो क्या है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कैरेक्टर्स है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। और साइंस की वो ब्रांच जो कि इसको स्टडी करती है, आनुवंशिकता को स्टडी करती है, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। Genetics is a branch of biology concerned with the study of genes, genetic variations, and heredity in organisms. अब हम ये जानते हैं कि जेनेटिक्स के फाउंडर कौन थे, हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगोर जॉन मेंटल, ये मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कहलाते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहलाते हैं। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में 1822 में हुआ था। ये एक पादरी थे। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी अपनी मोनेस्ट्री के ही बगीचे में मटर के पौधों के ऊपर शोध करके। उन्होंने अपनी गणित और विज्ञान की ज्ञान की सहायता से मटर के पौधों पर शोध किए तथा आनुवंशिकी के नियमों का आधार रखा। मतलब कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी या हम लॉज ऑफ हेरिडिटी आगे पढ़ेंगे, वो सब के सब मेंडल के ही प्रयासों से प्राप्त हुए हैं। मेंडल ने अपने शोध के लिए मटर के पौधे का चयन किया था और उसके कारण क्या थे, आइए जानते हैं। मेंडल ने अपने शोध के लिए मटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसमें प्रत्येक लक्षण के लिए विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे। मतलब उन्होंने मेजरली 7 कैरेक्टर्स लिए थे जिनके लिए विपर्यासी लक्षण या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, मटर के पौधे में थे। इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, तो बहुत जल्दी सीड्स बनते हैं, बहुत जल्दी प्लांट बन के फ्लावरिंग हो जाती है, तो स्टडी करना और आसान हो जाता है। सामान्यतः इन पौधों में स्वपरागन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, परंतु इनमें पर परागन भी करवाया जा सकता है। मतलब अगर कंट्रोल करके एनवायरनमेंट को सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है और उसकी जगह क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। विपर्यासी लक्षण, कंट्रास्टिंग फीचर्स, ऐसे लक्षण जिनमें भौतिक रूप से आसानी से भेद किया जा सके उन्हें विपर्यासी लक्षण कहते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब जिनके अंदर हम फिजिकली, जिनको हम बाहर से देखकर उनमें फिजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकें। जैसे कि तने की ऊंचाई की बात करें तो पौधा लंबा हो सकता है या पौधा छोटा हो सकता है, बौना हो सकता है। फूल का रंग जो है वो बैंगनी है, सफेद है। अच्छा, ये जो विपर्यासी लक्षण है इनमें भी एक चीज है कि इनमें कोई तीसरा चौथा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था, सिर्फ 2 ही थे। अगर जैसे फ्लावर कलर की बात करें तो या तो बैंगनी रंग का फूल होगा या सफेद रंग का फूल होगा। इसी तरह फूल की स्थिति या तो अक्षीय होगी या अग्रस्त होगी। फली का आकार फूला हुआ हो सकता है, फूला होगा या सिकुड़ा हुआ होगा। फली का रंग हरा हो सकता है या पीला, यही 2 ऑप्शन है। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार और बीज का रंग पीला या हरा। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझने से पहले हम उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। जब 2 विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस करवाया जाता है तो उससे प्राप्त संतति को संकर कहते हैं या हाइब्रिड बोलते हैं तथा इस क्रिया को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जीन, मेंडल के अनुसार सजीवों का प्रत्येक लक्षण कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। इन कारकों को जीन कहते हैं। देखिए लक्षणों पे ध्यान दें तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फूल का रंग बैंगनी या सफेद, ये जो फूल का रंग है ना बैंगनी या सफेद, ये लक्षण है, ठीक है। और ये लक्षण जो है ये किसी ना किसी जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। युग्म विकल्पी अलील्स, एक लक्षण को प्रकट करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। पहले जो एक चीज ध्यान रखिए कि जो जीन है ये हमेशा इसका जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम अलील बोलते हैं। अलील्स हमेशा जोड़े में होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और अलील्स के भी 2 फॉर्म्स होते हैं, एक जोड़े में उपस्थित होते हैं। अगर अलील का जोड़ा समरूप होता है
तो उन्हें हम समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनको मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगी। परंतु अगर लक्षणों के दोनों अलील विपर्यासी हो, मतलब डिफरेंट हो, तो उसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिनोटाइप, किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप जो हमें दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। मतलब कि बाहर से पेड़ पौधा या जीव जंतु जो है वो हमें कैसा नजर आ रहा है, हम उसको हम फिनोटाइप से बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और जीनोटाइप, किसी लक्षण का संगठन जीनोटाइप कहलाता है। मतलब जैसे यहाँ पे हमने बात की थी अलील्स के बारे में, तो अलीलिक पेयर मतलब अलील्स का जो जोड़ा है, युग्म विकल्पियों का जो जोड़ा है वो समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, वह हमें जीनोटाइप से पता चलता है। आइए अब मेंडल के प्रयोगों को समझते हैं। एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब एक पौधे में एक विपर्यासी लक्षण हो को ध्यान में रखकर उनके मध्य संकरण करवाया जाता है, उसे हम एकल संकर यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, शुद्ध लंबे पौधे और बोने पौधे के मध्य संकरण। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे की बात की है। तो आप जैसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, टॉल प्लांट, यहाँ पे कैपिटल टी, ये क्या है, ये इसके अलील्स हैं। ये अलील्स, अब जैसे कि शुद्ध की बात कर रहे थे, समयुग्मजी है ये, मतलब कि होमोजाइगस, दोनों के दोनों अलील्स एक जैसे हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसी तरीके से ड्वार्फ मतलब बोना पौधा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दोनों अलील्स जो है, अलील्स का जो जोड़ा है वो एक जैसा है, तो ये भी समयुग्मजी या होमोजाइगस है। अपने कैरेक्टर के लिए ये होमोजाइगस है। गैमीट्स, गैमीट्स कैसे बने? अब देखिए, जब हम ये क्रॉस को हम समझाते हैं तो ये लिखने में काफी लॉन्ग हो सकता है, इसी वजह से डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसमें इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं पेरेंट्स के बारे में, जनक के बारे में। तो जो पेरेंट है, हमने यहाँ पे बताया है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में, अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो हम वो भी मेंशन करेंगे। फिर बनते हैं गैमीट्स यानी कि युग्मक। अब आप और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है, तब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो वो गुणसूत्रों के ऊपर ही हमारे जीन्स उपस्थित होते हैं या अलील्स उपस्थित होते हैं। इसीलिए हर युग्मक में एक लक्षण के लिए एक ही अलील जाता है। अब जब इन गैमीट्स का फ्यूजन होता है, उससे एक संतति बनती है जिसे हम F1 जनरेशन बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम आगे पढ़ेंगे। पेरेंट्स से पहले युग्मक बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, जब वो फ्यूज करेंगे तो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, सीड बनेगा। उस सीड से जो हमें नए जीव मिलेंगे उन्हें हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉल प्लांट से तो टॉलनेस का जीन मिला, लंबाई का जीन मिला, और ड्वार्फ से ड्वार्फनेस का यानी बोनेपन का। और उससे ये जो नया जीव बना है वो अब कौन सी कंडीशन में है? विषम युग्मजी कंडीशन में है, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे दोनों अलील्स एक जैसे हैं, दे आर इन होमोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पे जो दोनों अलील्स है ये अलग अलग है, तो दे आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन या विषम युग्मजी हम उन्हें कहेंगे। बट फिनोटिपिकली मतलब बाहर से, जब मेंडल ने ये देखा कि बाहर से जो वो पौधे थे वो सबके सब लंबे थे, तो उन्होंने ये पाया कि भाई एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का संकरण करवाने पे जो नए पौधे बने वो सब लंबे थे। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या बौनेपन का कैरेक्टर खत्म हो गया, क्या वो लक्षण खत्म हो चुका है? उसको जांचने के लिए उन्होंने उन्हीं पौधों को, जो F1 संतति में उन्हें लंबे पौधे मिले थे, उन्हीं पौधों के बीच में संकरण करवाया, मतलब कि हाइब्रिड करवाया, क्रॉस करवाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रॉस करवाया। तो अब अगली स्थिति में उन्हें क्या मिला? F2 पीढ़ी में उन्हें 3/4 पौधे तो लंबे मिले और 1/4 पौधे बौने मिले। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि बौनेपन का जो
लक्षण था वो खत्म नहीं हुआ, वो छुप गया। तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब लंबेपन के लिए जो अलील्स है होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों लंबे पौधे थे। ठीक है ना? यहाँ पे होमोजाइगस को फिर से ध्यान दीजिए, समयुग्मजी, और हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी। और उन्होंने इसके साथ में ये भी बताया कि जो बौने पौधे हैं वो कब बनेंगे? जब दोनों लक्षण, दोनों अलील्स जो है वो बौनेपन के होंगे। तो टी, इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि टी की एक प्रति, कैपिटल टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त थी, और बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां चाहिए थी। इसी से आया प्रभावी अप्रभावी लक्षण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। या विपर्यासी लक्षणों के संकरण में जो लक्षण अपने आप को विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट करता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखें हम कि F1 संतति में एक अलील तो लंबेपन का था और दूसरा अलील बौनेपन का था। तब भी क्योंकि ये दोनों अलग अलग अलील्स थे, पर प्लांट जो था वो लंबा था, इसलिए विषम युग्मजीय स्थिति में भी लंबेपन ने अपने आप को प्रकट किया तो वह प्रभावी लक्षण बन गया, और बौनेपन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया तो वह अप्रभावी लक्षण बन गया। इसी प्रकार युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। युग्मक निर्माण के समय लक्षण के कारक अलग होकर स्वतंत्र रूप से युग्मक में जाते हैं, जिससे कि एक युग्मक में लक्षण के लिए एक ही कारक होता है। मतलब कि जैसा कि हमने देखा गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ये जैसे यहाँ पे बहुत साफ दिख रहा है कि गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुआ कि जो अलील्स का जोड़ा था वो अलग हो गया, तो एक गेमीट में एक ही अलील गया। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। अब आगे हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने केवल एक विपर्यासी लक्षण के बारे में अध्ययन किया। डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब होता है टू, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, हम दो विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाएंगे। मतलब जब दो विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने उदाहरण दिया है गोल हरे बीजों का और झुर्रीदार पीले बीजों का। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि मेंडल के टाइम पे ये चीजें उन्हें ज्ञात नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ उनके लक्षणों के आधार पर लिखा। जीन के टर्म, अलील्स, ये सब बाद में खोजे गए। इसी के अंतर्गत जब ये क्रॉसेस डिजाइन किए गए तो ये एक रूल बनाया गया था कि जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, जो प्रभावी लक्षण होगा, उसको हम कैपिटल अक्षरों से दर्शाएंगे, बड़े अक्षरों से दर्शाएंगे, और जो अप्रभावी लक्षण होगा उसे हम स्मॉल यानी कि छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हमारे जनक हैं, एक है गोल हरे बीजों का। ध्यान दीजिए कि ये दोनों गोल और हरे बीज जो है, ये दोनों अलील्स के जो जोड़े हैं ये समयुग्मजी है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में है। इसी तरीके से जो झुर्रीदार और पीले बीज है, वो यहाँ पे ये अलील्स के जोड़े भी समयुग्मजी स्थिति में है। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जो प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, और जो अप्रभावी लक्षण है वह स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। तो जो गोल और झुर्रीदार में गोल जो है वो प्रभावी लक्षण है, और हरे और पीले में हरा अप्रभावी लक्षण है और पीला प्रभावी लक्षण है। तो इनके युग्मक निर्माण पे हम युग्मक निर्माण होता है, और युग्मक निर्माण के बाद F1 संतति जो प्राप्त हुई वो हुई गोल पीले बीजों वाली। अब यहाँ पे देखिए क्या अंतर आ गया। अब आए जो F1 संतति हमें मिली वो थी गोल और पीले बीज। अब आगे उन्होंने F1 संतति को फिर से आपस में क्रॉस करवाया, उनकी सेल्फिंग करवाई। तो यहाँ से मेंडल ने देखा कि F1 संतति में सभी पौधे गोल तथा पीले बीज के एक साथ थे। F1 संतति के बीच संकरण करवाने पर उन्होंने पाया
के जनक के लक्षणों के अलावा भी नए संयोजन संतति से में प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए गोल हरे और झुर्रीदार पीले। जो गोल हरे और झुर्रीदार पीले हैं ये नए कॉम्बिनेशन है, ये जनक के कॉम्बिनेशन नहीं है। जनक के कॉम्बिनेशन तो हमारे गोल पीले और झुर्रीदार हरे थे। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि संकरण के दौरान गोल झुर्रीदार तथा पीला हरा लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है। मतलब कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स थे वो जुड़े नहीं हुए थे। जो गोल और हरा है वो आपस में जुड़ा नहीं हुआ था, ना ही झुर्रीदार पीला आपस में जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि अगर गोल का अलील गया तो साथ में हरे रंग का ही अलील जाएगा, नहीं। अगर बीज गोल है तो जरूरी नहीं कि वो हरा ही होगा, वो पीला भी हो सकता है। लाइकवाइज अगर बीज झुर्रीदार है तो जरूरी नहीं है कि वो पीला ही होगा, वो हरा भी हो सकता है। तो इससे उन्होंने बताया कि जब किसी संकरण में लक्षणों के लिए की जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण संयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। मतलब कि जो कैरेक्टर्स है वो आपस में लिंक्ड नहीं है, वो जुड़े नहीं हुए हैं, वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से जो है वंशानुगत होते हैं, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। लक्षण व्यक्त किस प्रकार से होते हैं? अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो हमने ये समझ लिया कि जो लक्षण जो है वो जनक से वो अपने आप को प्रकट कैसे करेगा, व्यक्त कैसे करेगा, हाउ इज इट गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए उपस्थित होते हैं। डीएनए का क्रियाशील हिस्सा जो है उसे जीन कहते हैं। देखिए डीएनए एक बहुत लॉन्ग थ्रेड होता है, इसके सारे पार्ट्स एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उन हिस्सों को जीन कहा जाता है। और हर जीन जो है वो किसी एक छोटे छोटे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यह जीन प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है मीन्स दे एक्सप्रेस, मतलब जो प्रोटीन बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो हमारा कैरेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस करवाया जाए तो जो संतति उत्पन्न होती है वो सारे के सारे पौधे जो है लंबे होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो जीन टी, अगर जीन टी या लंबाई का जीन अगर उपस्थित है तो वो एंजाइम को दक्षता से कार्य करता है। मतलब वो क्या करेगा, वो एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो कि आगे चल के लंबाई बढ़ाने के लिए एंजाइम बनाएगा, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि एक हार्मोन होता है ऑक्सिन जो कि तने की लंबाई बढ़ाता है। वो ऑक्सिन हार्मोन बनाएगा। वो ऑक्सिन हार्मोन जब अच्छे से बनेगा तो पौधा अपने आप लंबा हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए इस जीन कैपिटल टी की जगह जीन स्मॉल टी उपस्थित हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंजाइम ढंग से नहीं बनेगा। एंजाइम नहीं बनेगा तो ऑक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बन पाएगा और ऐसी स्थिति में पौधा जो है वो बौना रह जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं लिंग निर्धारण के बारे में कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स में। हम जानते हैं कि जो जटिल शारीरिक संरचना है जीवों की, जैसे कि मानव है और पशु पक्षी है, इनमें क्या होता है, दो जनक उपस्थित है, नर और मादा। तो उन नर और मादा में कोई डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, अंतर भी होना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं कि ये डिफरेंशिएशन होता कैसे। कुछ जीवों में लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है, मतलब कि इट इज नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी, वो उनके डीएनए या क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें हम सरीसृपों की, जैसे टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, इनमें क्या होता है, जीव का लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंग निर्धारण है, वो डीएनए या हेरिडिटरी से रिलेटेड नहीं होता है, वो डिपेंड करता है अंडे के ऊष्मायन ताप पर। उदाहरण के लिए टर्टल है और मगरमच्छ है। मानवों की बात अगर हम करें तो मानव है, पक्षी है और बंदर है, गाय भैंस एक्सेट्रा, इनके अंदर लिंग निर्धारण जो है वो आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक मतलब गुणसूत्रों पर निर्भर करता है।
मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर स्पीशीज में, हर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो स्पेसिफिक होती है, निश्चित होती है। इसी तरीके से मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े या हम कह लें 44 क्रोमोसोम जो है वो कायिक गुणसूत्र है या ऑटोसोम्स के होते हैं, और एक जोड़ा जो है वो लैंगिक गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। लिंग गुणसूत्र दो प्रकार का होता है, एक्स तथा वाई। दो तरह के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में, एक्स और वाई। स्त्री में जो लिंग सूत्र का जोड़ा होता है वो होता है एक्स एक्स, एक्स एक्स, और नर में एक्स वाई। मादा युग्मक यानी कि यानी अंडाणु में एक्स लिंग, मादा युग्मक जो अंडाणु बनाती है उनमें एक्स लिंग सूत्र पाए जाते हैं, और नर दो प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं। क्योंकि नर के अंदर दो तरह के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो वो दो तरह के शुक्राणु बनाते हैं। 50% शुक्राणु होते हैं एक्स सूत्र के, जिनमें लिंग सूत्र एक्स होता है, और 50% शुक्राणु होते हैं वाई लिंग सूत्र वाले। चित्र की सहायता से इसे समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जनक है, माता और पिता। मानव में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नंबर जो है वो होता है 46, जिसमें से कि 44 क्रोमोसोम्स या 22 जोड़े क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं कायिक गुणसूत्रों के यानी ऑटोसोम्स के, और एक जोड़ा जो है वो होता है, मतलब वन पेयर जो है क्रोमोसोम्स का वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग क्रोमोसोम। तो आप जैसे देख सकते हैं कि पिता में मतलब नर में जो लिंग क्रोमोसोम्स का जोड़ा है वो है एक्स वाई, और माता में जो लिंग क्रोमोसोम्स का जोड़ा है वो है एक्स एक्स। इसी वजह से जो माता है वो एक ही प्रकार के अंडाणु बनाती है, मतलब कि उसके सारे अंडाणुओं में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो एक्स होता है, और जो पिता है वो दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है। 50% शुक्राणुओं में लिंग सूत्र एक्स होता है, और 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र वाई होता है। इसीलिए अगर अंडाणु को एक्स लिंग सूत्र वाला शुक्राणु निषेचित करता है तो लड़की उत्पन्न होगी, और अगर अंडाणु को वाई लिंग सूत्र वाला शुक्राणु निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होगा। मानव में जो लिंग निर्धारण है, पहला तो वो आनुवांशिकता के आधार पर होता है, मतलब क्रोमोसोम्स के आधार पर होता है, और दूसरा कि बच्चे का लिंग निर्धारण माँ की वजह से नहीं, जब बल्कि पिता के द्वारा उत्पन्न किए गए शुक्राणुओं पर निर्भर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं। मेंडल के प्रयोगों से ये कैसे सिद्ध हुआ कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं? तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद प्रभावी अप्रभावी लक्षण के नियम को लिखेंगे। मेंडल के प्रयोगों से ये कैसे सिद्ध हुआ कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करेंगे। मानव में शिशु का लिंग निर्धारण का आधार क्या है, व्याख्या कीजिए। तो मानव में शिशु का लिंग निर्धारण का आधार गुणसूत्र है, डीएनए है, या हम ये कह सकते हैं आनुवांशिक है। मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पे होता है, और इसकी व्याख्या अभी मैंने आपको पीछे समझाई है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है जीन। मगरमच्छ में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मगरमच्छ में लिंग निर्धारण अंडे को दिया गया ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। विभिन्नताएं उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज के अस्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो विभिन्नताएं जो है वो एक स्पीशीज को बदलते पर्यावरण में के अनुकूलित होने में सहायता करती है तथा उसके अस्तित्व को बनाए रखती है, और यह जैव विकास का भी आधार बनती है। आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।